आयतुल्ला खामनाई साहब की शहादत है, उसमें रैकी कैसे हुई, मुखबरी किसी ने की, लोकेशन ट्रेस हुई। ईरान के अंदर बहुत सारे थे। रात को अटैक करने का था। जब उन्हें ये पता लग गया कि ये मीटिंग दिन के टाइम होने जा रही है और इसके अंदर खामनाई साहब जो हैं वो खुद पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और इतनी सारी लीडरशिप एक जगह पे बैठ रही है, तो इन्होंने फिर इस 1-1.5 मिनट की कॉल के अंदर डिसाइड किया कि हम ये सुबह के टाइम अटैक करेंगे। नरेंद्र मोदी या उनके नेतन्याहू के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया ने और चाइना ने उनको मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी उनकी प्रोवाइड की। अमेरिका एक अंडर प्रेशर सिचुएशन में है और वो नहीं चाह रहा कि वॉर को कंटिन्यू किया जाए। इसके पीछे आप इसराइल को भी समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो ने 25-30 साल पहले प्लान की हैं और अब वो सामने आ रही हैं। चाइना जो है 1965 की वॉर के अंदर जब उन्होंने इंडिया को थ्रेट दी 3 दिन में हम आप पे अटैक कर देंगे। इसके अलावा सऊदिया ने ईरान से कुछ एश्योरेंस मांगी थी, पाकिस्तान ने ईरान से लेके दे दी है कि जनाब आप उनके ऊपर अटैक ना करें। अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन थी पाकिस्तान की, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका चाहता है कि कंधार एयरबेस उनको वापस लेके दिया जाए। पाकिस्तान ने कंधार एयरबेस पे कब्जा भी नहीं किया और उसको वहां पर जो अमेरिकन वेपनरी थी वो सारी उड़ा दी है। सऊदिया, कतर और यूएई, इन तीनों का नुकसान हुआ। स्पेन ने साफ इनकार किया जी हम इसके अंदर आपके साथ नहीं दे सकते। पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्टेक पे लग गई है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो कौन कौन से मुस्लिम ममालिक एक साथ होंगे और कौन कौन से ममालिक उसके ऑपोजिट खड़े होंगे? पाकिस्तान चाइना के खिलाफ नहीं जा सकता, पाकिस्तान सऊदिया के खिलाफ नहीं जा सकता, ईरान पाकिस्तान के खिलाफ अब नहीं जा सकता। इससे पहले माजी में कुछ और तल्ख तजर्बात रहे हैं। या ईरान रहेगा या इसराइल रहेगा। आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद ईरान और इसराइल की जंगी सूरत हाल पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयतुल्ला खामनाई की तदफीन अब तक क्यों नहीं की गई और उनकी लोकेशन ट्रेस कैसे की गई और किसने मुखबरी की थी? क्या नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को जंग से पहले एतमाद में लिया था और सऊदी अरब, कतर और यूएई की मौजूदा सूरत हाल क्या है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम हुसैन आलम साहब, वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। जो वॉर की ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है ईरान और इसराइल की, पूरी दुनिया की इस वक्त उस पर नज़र है। हमने देखा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामनाई, उनकी शहादत ने एक खलबली मचा दी है पूरी नेशन में, कह ले ईरान की बल्कि वर्ल्ड वाइड। मुझे बताइएगा कि आयतुल्ला खामनाई साहब की तदफीन हो गई है, नहीं हुई, क्या मामला है? अच्छा, अभी तक तदफीन नहीं हो पाई। एक तो रीज़न ये है कि वो वर्ल्ड लेवल के और रिलीजियस लीडर भी हैं। पूरी दुनिया की जो अहले तशय्युअ हैं वो उनको अपना रूहानी स्पिरिचुअल लीडर समझती हैं, तो उनकी तदफीन आम तरीके से तो लोग नहीं करना चाहते। लोगों के एफिलिएशंस हैं। तो अभी चूँकि जंग जारी है और बेशुमार लोगों ने, कम से कम कोई 8-10 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वजह से इसको अभी उन्होंने पेंडिंग किया है। तवक्को ये थी कि शायद वो फ़ौरन करते, लेकिन अभी उसको पेंडिंग किया है। बट लेटर ऑन किसी और टाइम के ऊपर वो इसको करेंगे। फ़िलहाल जंग की वजह से और उसके लिए जो अरेंजमेंट्स है उसकी वजह से इसको पेंडिंग किया। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि जो आयतुल्ला खामनाई साहब की शहादत है, उसमें रैकी कैसे हुई, मुखबरी किसी ने की, लोकेशन ट्रेस हुई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा क्यूरोसिटी वाला सवाल है। अच्छा, ये अभी कोई बहुत ज़्यादा राज नहीं रह गया। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि जो शॉर्टफॉल्स हैं हर मुल्क में, हर कौम में होते हैं। पाकिस्तान में होंगे, इंडिया में होंगे, बाकी जगहों पे होंगे, अमेरिका में होंगे। तो ईरान के अंदर बहुत सारे गद्दार थे। जो पिछली वॉर हुई उनकी, उसके अंदर भी ईरानियों ने ख़ुद उन्हें पकड़ा, कईयों को लटकाया, कईयों को सज़ाएं दी। आप देखें ना, उनकी फर्स्ट एड की आदत जो है, वो पिछले अटैक्स के अंदर साइंटिस्ट भी गए, उनके आर्मी जनरल्स गए,
ठीक है, कासिम सुलेमानी या अभी आप देखें कि इस्माइल हानिया की शहादत हुई, हसन नसरुल्लाह की हुई, तो ये अंदर से पिन पॉइंट लोकेशंस और ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, और यहाँ तक कि जो ड्रोन्स उड़े थे वो अंदर से वहाँ से उड़े थे। इसके ओह अलावा माय गॉड। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ थी कि चंद 100 या चंद हज़ार डॉलर्स के लिए जो एजेंट्स होते हैं वो डुअल गेम करते हैं। तो अंदर से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आप कहते हैं ना कि एआई और जो दीगर मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसने इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रिपोर्टेडली। और जो अभी क्या उसे कहते हैं CIA की रिपोर्ट आई और बाकी जगहों के ऊपर भी ये अब चल निकला है कि पिछले कई अरसे से पूरा एल्गोरिदम देखा गया कि ये सिग्नल्स हैक किए गए, कैमरे लगाए गए, कौन कितने बजे मूव करता है, कहाँ से ये इत्तला आई। फिर ये कि इनका इरादा तो शायद रात को अटैक करने का था, जब उन्हें ये पता लग गया कि ये मीटिंग दिन के टाइम होने जा रही है और इसके अंदर खामनाई साहब जो हैं वो खुद पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और इतनी सारी लीडरशिप एक जगह पे बैठ रही है, तो इन्होंने फिर इस 1-1.5 मिनट की कॉल के अंदर डिसाइड किया कि हम ये सुबह के टाइम अटैक करेंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये अंदर से जो खबर आती है वो, और प्लस जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, AI के जो मॉडल इस्तेमाल हुआ है उसने इसको एग्जीक्यूट किया है। ये बज़ाहिर देखने में बड़ा आपको सादा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे पूरे एल्गोरिदम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, और साइंटिफिकली उन्होंने इसको प्लान किया और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया है। अच्छा तो हुसैन आलम साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये पहले भी मुखबर थे जो गद्दारी हुई थी, ये जो मुखबर है ट्रेस नहीं किया जा सकता ये इन्हें? ट्रेस होते हैं और उसके बाद सजाएं भी मिलती हैं, लेकिन लालच की तो कोई हद नहीं है ना। हम्म। गद्दार तो हर कौम के अंदर होते हैं। मैं खाली सिर्फ पर्टिकुलर ईरानियों को तो नहीं कह रहा, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अंदर से लोग मिले, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, वहाँ पर मे बी और रीजंस हों, ठीक बिल्कुल। है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हुई मोसाद की, CIA की, और उसका फिर रिजल्ट ये निकला कि वहाँ से अंदर से खबरें पिन पॉइंट लोकेशन से आती नहीं। आपकी इतनी टॉप लीडरशिप हमास की वहाँ शहीद हुई, तो कैसे पॉसिबल था? अच्छा। ये गद्दारों के बगैर मुमकिन नहीं होता। अच्छा, जो ऑनगोइंग सिचुएशन है ईरान की और जो दुख है लोगों के दिलों में आयतुल्ला खामनाई साहब का, फिर जो हम अटैकिंग सिचुएशन देख रहे हैं वो तो एक तरफ। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कौन कौन सा खित्ता है, कौन कौन सी कंट्री है, उसका क्या क्या रोल है। अगर मैं बात करूं भारत की, कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी है उनके नेतन्याहू के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फैक्ट है कि मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो कभी भी ज़ाती जज्बात पर मबनी नहीं होते। जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात है वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। हिंदुस्तान का इंटरेस्ट इसके अंदर ये है कि वो इस खित्ते के अंदर मुसलमान दुश्मनी पाकिस्तान की वजह से, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनको ये सूट करता है कि अगर ईरान के अंदर एंटी पाकिस्तान या उनकी हमनवा हुकूमत आ जाती है तो वो उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। आप देखें कि प्रॉक्सीज़, अगरचे ईरान ने भी बहुत सारी प्रॉक्सीज़ लगाई हुई थी, वो प्रॉक्सीज़ ख़त्म हुई, और उन प्रॉक्सीज़ के बाद जो दीगर प्रॉक्सीज़ हैं वो काम करना शुरू कर दी। मसलन आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो तालिबान जिनको हिंदुस्तान अपना दुश्मन करार देता था, अब वो उनके अलाए हैं। इसी तरह रिपोर्टेडली जो नेतन्याहू हैं वो हिंदुस्तान के कहने पे इनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान में जो TTP वाले हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो जो कंट्री टू कंट्री इंटरेस्ट हैं उसके अंदर उनको सूट करता है कि अगर ईरान के अंदर शाह ईरान के डिसेंडेंट्स आ जाते हैं तो वो इसराइल के, जिसे कहते हैं ना, गमाश्ता टाइप या एजेंट टाइप गवर्नमेंट होगी, और वो सूट करेगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए। तो किसी हद तक आप समझ लें कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी और दीगर जगहों के ऊपर भी। और एक और चीज़ है, अगर आप देखें तो रिसेंटली एक ईरानी छोटा शिप फ्रिगेट जिसको आप कहते हैं वो यहाँ पर आया था
एक मशकों में हिस्सा लेने के लिए जो रूटीन की चलती हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो उनके मेहमान थे, बट जैसे वो इनकी हदूद से निकला है तो रिपोर्टेडली कि जी उन्होंने ये इतला दी और अमेरिकन जो सबमरीन थी उसने उसको हिट कर दिया, और फिर उसमें से कोई 80 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, और उनमें से कोई 39 के करीब जो है श्रीलंकन नेवी ने बचाए। ठीक है, तो बात यह है कि अपने अपने इंटरेस्ट के लिए हर मुल्क इस टाइम काम कर रहा है। मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो जज्बात पर नहीं होते। अच्छा, ये जो बात कही जा रही है कि जो वॉर से एक दिन पहले मुलाकात भी हुई है नरेंद्र मोदी की, फिर उनको एतमाद में भी लिया गया है, ऐसी सिचुएशन लग सकता है कि भारत इस टाइम साथ किसके है और भारत को इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा या नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है? भारत को फ़ायदा तो यकीनन इस सिचुएशन से खुद निकालना है। यकीनी बात है, इसराइल के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत लंबी है। आप देखें कि अभी जो रिसेंट वॉर हुई है उसके अंदर इसराइल का रोल आपके सामने है, अभी भी वो मौजूद है। दो ही मुल्क हैं जो नज़रिए की बुनियाद पे हैं, एक पाकिस्तान है और एक इसराइल है। तो यकीनी बात है कि वो आपके मुखालिफ साइड के ऊपर खड़े होंगे और भारत उससे फ़ायदा उठा सकता है। हाँ, नुकसान उसको क्या है कि इन द लॉन्ग रन जिन मुल्कों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ वो बात कर रहा है या इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेगा, यकीनी बात है वो भी अपनी बारी आने पर इसको स्पेयर नहीं करेंगे और उन चीज़ों को एग्जैक्टली टिट फॉर टैट उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आलम साहब मुझे बताइएगा कि अगर अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें कि ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है, ईरान की सिचुएशन क्या है? असलहे की अगर हम बात करें, पावर की बात करें, अभी उस टाइम की उसकी पावर और असलहे की पोजीशन क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को अगर हम देखें, अमेरिका से कंपेयर करें या इसराइल से कंपेयर करें, तो उनकी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेसिटी है वो कम है। हम्म, इसमें फैक्ट है कि उनके ऊपर पाबंदियां रही हैं, उनकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है, उनकी नेवी उस तरह अप टू डेट नहीं है, उनके पास उस तरीके से इक्विपमेंट शायद नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर पीछे उनकी चूँकि लंबी चली है एक ऑर्थोडॉक्सी वाली हुकूमत, जिसके अंदर उनके अपने नज़रियात थे। इसमें बहुत सारे लोग शायद में भी तनकीद भी करेंगे, ये आपने ईरान की इस चीज़ के ऊपर तनकीद की है कि उन्होंने पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सारी पाबंदियों के बावजूद अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाता रहा, तो ईरान ने ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक है, तो पाबंदियाँ भी थीं और बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो उनकी शायद प्रेफरेंस जो है या एक्सेस उस टाइम तक नहीं हो सकी कि वो इसको डेवलप कर सकते। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन चूँकि पूरी दुनिया ख़ास तौर पे अमेरिका ख़िलाफ़ था तो वो नहीं कर सके। ये एक अलग टॉपिक है कि पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन के बावजूद पाकिस्तान एटॉमिक पावर कैसे बन गया और ईरान क्यों नहीं बन सका, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम यहाँ ये बात कर सकते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी जो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है वो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस के साथ बनाई। मसलन अमेरिका के ऑपोजिट उन्होंने रशिया के साथ और चाइना के साथ उन्होंने अच्छा ताल्लुक बनाया। और अभी जो रीसेंट अटैक पीछे हुए उनके ऊपर, जिसके अंदर उनके 9 जर्नैल और साथ में एटॉमिक साइंटिस्ट जो हैं वो शहीद हुए, तो उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि रशिया ने उनको और चाइना ने उनको मिसाइल्स और दीगर टेक्नोलॉजी, उनकी स्पेशलिटी है, वो प्रोवाइड की है। और अभी जो रीसेंट आ रहा है अप टू डेट किस्म की इंफॉर्मेशन, वो ये बता रही है कि रशिया ने ईरान को इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, जिसकी बुनियाद के ऊपर, यानी डायरेक्ट वो सामने नहीं आए, डायरेक्ट सामने कोई भी मुल्क किसी मुल्क के सामने नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ऐसे ही जैसे वियतनाम के अंदर अमेरिका को शिकस्त दी थी और वो रोते रहे सदियों तक, मतलब सदियों कह रहा हूँ, अब दहाइयों तक। यहाँ पे अमेरिका ने रशिया को अफगानिस्तान में इंगेज किया, 10 साल ड्रेन किया। अब अगर ईरान रशियन इमा पर या चाइना की सपोर्ट के ऊपर इनको वियतनामिज्म के तहत इन्वॉल्व कर लेता है और ये जंग थोड़ी लंबी चली जाती है, तो मेरा ख्याल है कि जितना नुकसान ईरान का हुआ है उससे कहीं ज़्यादा मैनीफोल्ड नुकसान
जो ट्रेड में होगा, जो फाइनेंस में होगा, जो कल्चर में होगा, जो अमेरिकन की लाइफ्स को थ्रेट्स आएंगी, जो अमेरिकन इंटरेस्ट को आएंगी, या जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनको आएंगी, इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो अभी तक कैलकुलेट शायद नहीं किया। अच्छा, ये पॉइंट ना आपका बड़ा वैलिड है, क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो अमेरिका में सिर्फ 27% अवाम है वो हिमायत में है ईरान के साथ जो सिचुएशन चल रही है सारी। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका एक अंडर प्रेशर सिचुएशन में है और वो नहीं चाह रहा कि वॉर को कंटिन्यू किया जाए। सच है ये? पहले थोड़ा लाइट सी बात कर लेते हैं। देखें, बात तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के दमदरूद पे आ गई है। हाँ, अभी जो रिसेंटली हमने देखा है कि वो जो वीडियो उनकी वायरल हुई है, ठीक है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब दम दरूद करवा क्यों रहे हैं? जाहिर बात है ना, प्रेशर्स तो हैं। दूसरा, हम जाते हैं अमेरिका की तरफ कि जो वहाँ के अवाम हैं, वहाँ के अवाम 27% जो है वो इसके हक में और बाकी इसके खिलाफ हैं। और इस जो जंग के अंदर कूदने वाला मामला है वो पिछले 30 साल से बाईपास किया जा रहा है। आप बुश या बुश जूनियर, बुश सीनियर दोनों को देख लें, उन्होंने भी बाईपास किया। और यहाँ पर भी ऐसा है कि उसकी कांग्रेस से या सेनेट से या बाकी जगहों से मंजूरी नहीं ली गई। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स इस्तेमाल की हैं, सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये जंग के अंदर कूद गए हैं। जबकि तरीकाकार जो है वो और है। तो इसके ऊपर इनका इलेक्शन इम्पैक्ट हो सकता है आगे। आपके जब इलेक्शन आएंगे अमेरिका के अंदर, तो अमेरिकन अवाम की कॉस्ट और टैक्सेस की बुनियाद के ऊपर अब जो वो मजीद पैसे मांग रहे हैं इसके ऊपर, तो यकीनी बात है वो पैसे तो लोगों के टैक्स से आएंगे ना। तो अमेरिका के अवाम जो हैं वो महंगाई भुगतेंगे। पहले आपने कई ट्रिलियन जो है अफगानिस्तान में झोंका, उससे पहले वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको इराक से नहीं मिले थे। ठीक है, ये एक और रीज़न है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट आएगा। और वो यकीनी बात है कि अवाम को उसकी कॉस्ट बियर करना पड़ती है। अच्छा, ये कॉस्ट वाला जो फैक्टर है इसको भी मैं भी आगे जाके आपसे इस पर डिस्कशन करना चाहूँगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब की हम बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है कि आयतुल्ला खामनाई साहब के जो बेटे हैं वो उनको लीडर नहीं मानते या नाकाबिले कबूल बात है उनके लिए, क्या मकसद है बात करने का? इसको आप पंजाबी में कह लें कि तुसी मामे लगदे हो। ठीक है ना, मतलब ये ईरान के लोगों का मामला है। आप अपनी मर्जी की हुकूमत वहां बनवाना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर आपका तरीकाकार बन गया हुआ है कि आप लोगों की हुकूमतें गिरा कर, या जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप रेजीम चेंज करते हैं। तो ईरान के अंदर ये ऐसा नहीं हो पाया। अब ईरान के अंदर अगर कोई हुकूमत और बनती है, तो अगर ये मुज्तबा खामनाई के बारे में ये कह रहे हैं कि जी वो एक्सेप्टेड नहीं, यकीनन वो अपने वालिद की जो ट्रेडिशंस हैं या आइडियाज़ हैं, लेगेसी है, उसको लेके चलेंगे, तो वो इन्हें एक्सेप्टेड नहीं है। इन्हें जो एक्सेप्टेड है वो यकीनी बात है 46 ईयर्स के अंदर ईरान के अंदर जो हुकूमत चली, जो उनके मुखालिफ भी होंगे वो यकीनी बात है उन्हीं आइडियाज़ के साथ होंगे। तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन ईरानी लोग अगर इसके ऊपर स्टैंड ले जाते हैं तो यकीनी बात है कि ये फिर बात आगे तक चलेगी और वो नज़रियाती इख्तलाफ है। ठीक हो गया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे और भी चैप्टर्स खुल जाते हैं वहाँ पर। एक मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी, कॉन्टेक्स्ट कर लिया, मीम कह लें, कि जब से वॉर की सारी सिचुएशन चली है, तो जब से वॉर की सारी सिचुएशन चली है, तो जो एप्स्टीन केस था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम बहुत खुल के सामने आ रहा था, अब उससे लोगों का ध्यान हट गया। ये प्री प्लान तो नहीं है? आप कह सकते हैं। देखें, हम आज और कल की बात करते हैं। हम जो आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने तक रेलेवेंट रहेगा। लेकिन जो चीज़ें एप्स्टीन फाइल्स में आई हैं वो कितने साल पहले उन्होंने एक एक डॉट, एक एक मीटिंग, एक एक तस्वीर इकट्ठी की, और 30 लाख फाइल्स पहले रिलीज़ हुई, 25 लाख अभी मजीद बाकी हैं। कुछ चीज़ें अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के रिसेंटली उन्होंने कहा जी डाली हैं, तो वो उनके खाते चढ़ने जा रही हैं। इसकी टाइमिंग जो है, आप देखें एप्स्टीन फाइल्स कब आई, जब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के ऊपर गुर्रा रहा था, रोरिंग। ठीक है, और उसके बारे में कहा जाता है कि ये अनकंट्रोलेबल है। तो अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट, हर मुल्क के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट होती है जो चलाती है,
जो कंट्रोल करती है। तो अमेरिका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं या किसी और मुल्क की एग्जांपल देते हैं, तो वहाँ पर भी है क्वाइट पॉसिबल कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इनको कंट्रोल करने के लिए वो रिलीज़ करवाई। और अब इनके ऊपर प्रेशर इतना था कि ये ताकि ये डिस्कस ना हो, तो इन्होंने ये जंग वाला डोल डाला। ये एक मेरा ख्याल है, लेकिन इसके ऊपर भी दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ये जो जंग क्यों स्टार्ट हुई, इसके ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अच्छा, जंग क्यों स्टार्ट हुई उससे पहले एक और ना, अभी पॉडकास्ट से पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि एप्स्टीन फाइल अभी क्यों रिलीज हुई, अगर चाहते तो इसे रोक सकते थे। यकीनन रोक सकते थे, लेकिन एक तो ये है कि अमेरिका के जो लोग हैं, जो अदालतें हैं, वो फैसले बड़े खुले तरीके से देती हैं, तो ये रोकी जा सकती थी। लेकिन इसके पीछे आप इसराइल को भी समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो मोसाद ने 25-30 साल पहले प्लान की हैं और अब वो सामने आ रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो वक्तन फ़वक्तन इसको रिलीज़ करवा रहे हैं मोसाद के कहने के ऊपर, और अगर इसके पीछे मोसाद है, तो आप ये देखिएगा कि यकीनी बात है इसके असरात जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब तक भी पहुँचेंगे। इल्यूमिनाटी का नाम भी लिया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बॉडी ऑफ या कमेटी ऑफ 300 जो है उसका नाम भी लिया जाता है, जो दुनिया को चलाने के लिए एक अपना पैरेलल सिस्टम लेके चलते हैं। तो यकीनी बात है कि ये चीज़ें इतनी सीधी और सिंपल नहीं है जितनी हमें लग रही हैं। ये जो टाइम कैलकुलेशन है ये बहुत काउंट करती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक और सवाल, बड़ा वैलिड पॉइंट था अभी आपका, कि जंग का एक मकसद तो पूरी दुनिया को है, वो जो नज़र आ रहा है, जंग करवाने का कोई और भी हिडन मकसद है जो अभी दुनिया को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें ना दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जो चंद दिन पहले तक मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते साथ कहा था कि जी नो मोर वॉर्स, अब कोई नई जंग नहीं होगी। स्टार्ट में उन्होंने कहा था, तो दुनिया बड़ी गुडी गुडी फील कर रही थी कि भाई दुनिया में अमेरिका जो है वो अमनो अमान हो जाएगा। ठीक है, तो शायद वो नहीं आना चाहते थे, लेकिन नज़रिया ये लोगों ने बाय किया है कि एक तो रशिया और चाइना चाहते हैं कि इन्हें ड्रैग किया जाए, जंग के अंदर लाया जाए, घसीटा जाए अमेरिका को। जाहिर है वो उनके ओपोनेंट हैं। और दूसरा, जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, ये उनकी जिद और उनके इंटरेस्ट और इसराइल के इंटरेस्ट के लिए वो अमेरिका को वॉर में घसीटना चाह रहे थे, क्योंकि अकेले वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था। ये बाय हम करते रहे आज से 3-4 दिन पहले तक, ये नजरिया चलता रहा। लेकिन एक चीज फैक्ट है जो आज मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा कि पूरी दुनिया के अंदर जंगें क्रिएट की जाती हैं। यस, क्रिएट की जाती हैं जंगें। अच्छा। और उसमें क्या बिकता है? उसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी बिकती है, आपके हथियार बिकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी तिजारत जो है वो हथियारों की तिजारत है। जो आपके पूरी दुनिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हैं वो इतने वैल्यूएबल नहीं होते जितने आपके डिफेंस पैक्ट्स होते हैं, जो आपके लिए मजीद तिजारत खोलते हैं। तो आप देखें कि एक लोहे का टुकड़ा जब वो एक पिस्टल बनता है तो उसकी कीमत 1 किलो लोहे की नहीं होती, उसकी कीमत लाखों में होती है, एक टेक्नोलॉजी की सूरत में। तो अभी इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है वो अमेरिका की जो वॉर बेस्ड इकोनॉमी पहले भी चलती रही है पूरी दुनिया को हथियारों के जरिए, ये एस्पेक्ट भी है। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका का इसका फायदा होगा। दूसरी तरफ रशिया जो है उसने भी इसका फायदा उठाया है। ये भी एक सवाल आता है कि रशिया डायरेक्ट जंग में क्यों नहीं कूदा। तो उसकी वजह यह है कि इसराइल के साथ कुछ उनके एमओयूज हैं और कुछ फायदे उनके ये हैं कि मसलन यूरोप को जो 30 से 40% गैस है या एनर्जी है वो रशिया प्रोवाइड करता है। तो रशिया ने पिछले 2 दिन पहले की बात है कि वो जो प्राइसेस थी वो 50% इंक्रीज कर दी हैं। सही। और उससे जो यूरोप की लाइफ है वो यकीनी बात है टफ होगी और उसका फायदा रशिया को होगा। और दुनिया की जो तवज्जो थी यूक्रेन वॉर के ऊपर थी वो भी हट जाएगी।
तो कैसे? अगर वो बीच में डायरेक्ट कूद पड़ता तो वो अपने यूक्रेन वाले मसाइल से हट जाता, जबकि यूक्रेन को उन्हें फिक्स करने का और मीडिया को इधर टिल्ट करने का मौका मिल गया। तो ये स्मार्ट मूव है। मैनीफोल्ड चीजें हैं। चाइना जो है वो डायरेक्ट कभी भी किसी जंग में नहीं आया, कभी भी। मार्च 1965 की वॉर के अंदर जब उन्होंने इंडिया को थ्रेट दी थी कि हमारी 300 भेड़े जो आपने सिक्किम के इलाके से अगवा कर ली हैं वो वापस ना की तो 3 दिन में हम आप पे अटैक कर देंगे, इसके अलावा वो कभी डायरेक्ट, वो भी थ्रेट थी। चाइना कभी भी डायरेक्ट वॉर में नहीं आया, वो हमेशा वॉर की तैयारी करता है। तो चाइना है किसके साथ? चाइना अपने इंटरेस्ट के साथ है। जैसे पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ लोग मीम्स बना रहे हैं कि भाई आप अमेरिका के साथ भी हैं, आप सऊदीया के साथ भी हैं, आप यूएई के साथ भी हैं, आप ईरान के साथ भी हैं, और अमेरिका के साथ तो आप हैं ही। तो पाकिस्तान दिल से किसके साथ है, मफाद से किसके साथ है? मैं आपको सच बात बताऊं, अगर गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट की जगह पे मैं और आप भी होते तो हम भी यही फैसला करते कि हम उसके साथ हैं जहां हमारा इंटरेस्ट है। मैंने स्टार्ट में कहा था कि दुनिया के अंदर मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो जज्बात के ऊपर नहीं होते, ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है ना कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है, इंटरेस्ट बेस्ड चीजें चलती हैं। तो पाकिस्तान ने इम्पैक्ट उसका ये लिया है कि उन्होंने सऊदीया को भी कहा है कि हम आपके साथ हैं क्योंकि आप उनके साथ एक दिफाई मुआहदे में हैं। सऊदीया ने ईरान से कुछ एश्योरेंस मांगी थी, पाकिस्तान ने ईरान से लेके दे दी है कि जनाब आप उनके ऊपर अटैक ना करें। और इसमें एक दो चीजें और भी सामने आई हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ एजेंट्स पकड़े गए हैं सऊदीया से, कतर से, जो अंदर से कर रहे थे। अभी आज़रबाईजान के ऊपर एक मिसाइल अटैक हुआ है, एक तुर्की के ऊपर हुआ है, और ईरान ने उसके ऊपर इनकार किया। उन्होंने कहा ये हमने नहीं किया। हमने अगर किया हो तो इसका मतलब है कि कुछ तीसरी कुव्वत है जो इनका नाम इस्तेमाल कर रही है। जी, तो यकीनी बात है कि कंट्री टू कंट्री इंटरेस्ट होते हैं, कोई जाती जज्बात नहीं होते, कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होता और कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। आप तालिबान की एग्जांपल ले लें कि हमारे एक ज़माने में बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी और आज आपकी उनके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चल रही है। अच्छा, ये जो तालिबान वाला आपने अभी एक पॉइंट उठाया, ये जो हमारा एक मिशन है या कह लें हमारा प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन थी पाकिस्तान की, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये इससे तो हट गया है, लेकिन ये फैक्ट है कि कहा यह जा रहा था कि अमेरिका चाहता है कि कंधार एयरबेस उनको वापस लेके दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कंधार एयरबेस पे कब्जा भी नहीं किया और उसको वहाँ पर जो अमेरिकन वेपनरी थी सारी वो सारी उड़ा दी है। और अगर हिंदुस्तान का ये ख्याल था कि वो वहाँ पे उनके जहाज लैंड कर लेंगे तो अब एयरपोर्ट उनका और रनवे इस काबिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान ने मैनीफोल्ड काम किया है। पाकिस्तान ने ये क्लियर बता दिया है कि जहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा हम उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो आपका सगा साहब का छोटा भाई है। कहते हैं ना, छोटा भाई अगर गलत कंपनी में बैठ रहा है तो उसको 2-4 चपेड़े बड़ा भाई लगा सकता है, तो आपने 2-4 चपेड़े लगाई हैं इसीलिए। वाह, क्या एग्जांपल दिया आपने, बड़ी शानदार किस्म की। मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान की हम बात करें सिचुएशन की, अफगानिस्तान के साथ उसके जो मामला थे उस पर भी हमने बात की। कल परसों जो हमने सारा मामला देखा है कि एकदम से पेट्रोल की प्राइस हाई कर गई है, उसके बाद लाइनें लग गई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, एकदम से अवाम में खलबली मच गई है, टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तानी अवाम को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है? हाँ, इसके अंदर ना 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा इस वॉर का, यानी आपके अमेरिकन के ऊपर, आपके यूएई के अंदर जो उनके एमओयूज और ट्रेड एग्रीमेंट्स थे वो कैंसिल होने जा रहे हैं। पहली बात, उसकी वजह यह है कि जब फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है तो हर चीज़ की प्राइस हिट होती है। पूरी दुनिया की जो तिजारत है उसका 30% इस रास्ते से जाता है और शिप्स के ज़रिए जाता है, और यूरोप को जो फ्यूल की सप्लाई लाइन है 20% फ्यूल की, इसकी पेट्रोल की, और 30% एलएनजी की, वो बंद हो गई। ठीक है, और रिसेंट अभी डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने कहा जी सिर्फ अमेरिकन और जो आप हमारे दुश्मन हैं उनके जहाज़ या इसराइली जहाज़ वो नहीं जाएंगे, बाकी जा सकते हैं। लेकिन अभी तक तकरीबन 2000 शिप्स हैं जो अभी तक स्टक हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में, और अगर ये नहीं जाते तो यकीनी बात है टैरिफ बढ़ेंगे। हर चीज़, हर शिपमेंट, चाहे वो ट्रेड शिपमेंट है या ऑयल शिपमेंट है, उसके जब चार्जेस बढ़ेंगे, फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे, बहुत ऊपर से वो
रूट लगा के जाएंगे तो यकीनी बात है उसकी प्राइस किसने पे करनी, उसकी प्राइस मैंने, आपने या अमेरिकन ने या अवाम ने, किसी भी मुल्क के अवाम ने पे करनी है। तो एक बात तो ये है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी। दूसरा, आपकी एविएशन इंडस्ट्री इस टाइम बिल्कुल बर्बाद होगी, खासतौर पे मिडिल ईस्ट साइड की। जितने जहाज लोग आ जा रहे थे वो खत्म हो गया, बंद हो गई, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अच्छा, तीसरा इम्पैक्ट इसका क्या आएगा? तीसरा इम्पैक्ट इसका आएगा जो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई। अमेरिका ने 2 दिनों के अंदर 18,000 से ज्यादा अमेरिकन जो हैं, जो कि वहां पे टैक्स ज्यादा होता है तो लोग यहाँ पे आके काम करते थे, अमेरिकन भी, गोरे भी, बाकी लोग भी, इवन ब्रिटेन के अंदर 33% टैक्स है, तो वो लोग समझते थे कि ये एक हब है जो यूएई की है, मिडिल ईस्ट की है, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, आजादियां ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? वो बंद हो गया। अब जब वो बंद हो गया तो इस खित्ते की ट्रेड, इस खित्ते की जो इकोनॉमी, उसका भट्टा बैठ जाएगा। सऊदिया जो है उसकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी जो है, और जो आगे चल के वो न्यूम सिटी बना रहे थे कि जी हम आगे से लाएंगे, तो अगर ये खित्ता डिस्टेबलाइज होता है तो आप समझते हैं कि लोग टूरिज्म के लिए जाएंगे? भाई लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग कहाँ से जाएंगे टूरिज्म के लिए? यानी सऊदिया, कतर और यूएई, इन तीनों का नुकसान हुआ है। इन तीनों का ही नहीं हुआ, आगे यूरोप का भी हुआ है। जाहिर है उनको भी गैस महंगी मिल रही ना, रशिया ने रेट बढ़ा दिए हैं, डिमांड एंड सप्लाई जो है ना वो बदल गई। अभी पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं, ये एक मैंने इंटरनेशनल एस्पेक्ट डिस्कस किया। अब पाकिस्तान की तरफ ये आ जाते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पाकिस्तान ने 28 दिन के रिजर्व्स रखे होते हैं, 22 दिन के हमारे पास अभी भी होंगे जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमने जो सौदे पिछले किए हुए थे हमने प्राइस बढ़ा दी, तो अवाम के अंदर गवर्नमेंट के अनपॉपुलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉलिटिकल एक आपको एक समझ लें कि लोचा आ गया बीच में, एक बीच में एक समझ लेना कि एक ऐसी चीज आ गई जो अब हजम नहीं होगी। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ गया, गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ाई, टैक्सेस बढ़ाए, अवाम की ज़िंदगी ख़राब हो गई। आज पहला दिन है, रात आपने देखा फ्यूल के लिए लाइनें लगी हुई हैं ऐसे। अच्छा, तो अभी वो जो पहले लोग आते जाते थे या कम्यूटिंग डेली थी, अब वो यकीनी बात है वो नीचे जाएंगी। लोग डिमांड करेंगे प्राइसेस बढ़ाएं, सर्विसेज की प्राइसेस, सैलरीज बढ़ाएं, क्योंकि जी गुजारा नहीं हो रहा। तो यकीनी बात है इसके पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट सिर्फ सियासत पे ही नहीं होंगे, इकोनॉमी पे भी होंगे, इवन डिफेंस पे भी होंगे। जब आपका जो सोर्स है जिससे आप क्या उसको कहते हैं सिस्टम को चला रहे हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो यकीनी बात है बाकी सारे जो सेक्टर हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो ये इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ यूरोप या यूएई पे या अमेरिका के ऊपर ही नहीं है। अमेरिका के अंदर क्या उसको कहते हैं लोग बट गए हैं। अच्छा, इसी तरह क्या उसको कहते हैं बरतानिया के अंदर, स्पेन ने साफ इनकार किया जी हम इसके अंदर आपके साथ नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों ने भुगतना है, प्राइस लोगों ने पे करनी है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्टेक पे लग गई है इस एक वॉर ने। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर का आगाज हो सकता है, कि अगर ये जंग फैल जाती है, अगर ये लंबी चलती है तो इकोनॉमी, जंगें इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट लिंक्ड हैं। अगर जंग इकोनॉमी के साथ लिंक है तो यकीनी बात है उस इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लोग फिर अपनी बका के लिए लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो यकीनी बात है फिर वो यकतरफा नहीं होती चीज़ें। अभी चूंकि दुनिया ब्लॉक्स में है, एक ज़माना था कि दुनिया सिर्फ बाइपोलर थी, अब ट्राइपोलर बल्कि मल्टीपोलर है। तो मल्टीपोलर दुनिया के अंदर फिर अपने अपने इंटरेस्ट की गेम है। अच्छा, ये आपने ना बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपने थोड़ा सा खौफजदा भी कर दिया है वर्ल्ड वॉर 3 की बात करके। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो कौन कौन से मुस्लिम ममालिक एक साथ होंगे और कौन कौन से ममालिक उसके ऑपोजिट खड़े होंगे? अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक तो मेरा ये ख्याल था कि अमेरिका, इसराइल, इंडिया और मे बी सऊदिया एक तरफ खड़े हों, लेकिन अभी रिसेंट ये जो जंग हमारी इंडिया के साथ हुई थी और आप रेलेवेंट हुए, और फिर अमेरिका ने कतर को, चूँकि उनके साथ वो उनके मुआहदे हैं तो उन्होंने नहीं बताया, और कतर के ऊपर जब अटैक हुआ तो उससे ये पता चला कि चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज जो हैं अमेरिका उतनी शेयर नहीं करता, तो जो सऊदिया है वो आपके साथ एक दिफाई मुआहदे में आ गया। तो अभी मुझे यूं लगता है कि हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट देखेगा, यानी पाकिस्तान चाइना के खिलाफ नहीं जा सकता,
पाकिस्तान सऊदीया के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, ईरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब नहीं जा सकता। इससे पहले माजी में कुछ और तल्ख़ तजर्बात रहे हैं। हम यहाँ पर वो फ़िरका वाराना चीज़ें सेटल करने नहीं बैठे हुए, हम वर्ल्ड अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे पाकिस्तान को ये सूट करता है कि वहाँ के जो ईरानी गवर्नमेंट है वो प्रो पाकिस्तान हो या कम से कम एंटी पाकिस्तान ना हो, ये बात है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सूट करता है कि वो अपने पार्टनर जो कि आपका डिफेंस पार्टनर है चाइना, आप उसके साथ भी खड़े हों। तो चाइना और फिर सऊदीया के साथ आपके 25 से 30 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, एक इम्पैक्ट तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। यकीनी बात है जो लोग वहाँ से यूएई से या सऊदीया से या बाकी जगहों से वापस आएंगे इस जंग के बाद, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बोझ होंगे। तो अच्छा, और दूसरा वो पाकिस्तान को जो आपका ज़र मुबादला भेज रहे थे वो कहाँ से आएगा फिर? तो ये पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये जंग सिर्फ एक इसराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं है, ये कंट्रीज़ को अपनी लपेट में लेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये अगर 2 महीने, तो अमेरिका कह रहा है ना, ईरान को तजर्बा इराक के साथ 8-10 साल जंग लड़ने का, तो वो तो आदी हैं और वो ऑलरेडी पाबंदियों के तहत हैं। ये अमेरिका को क्या, पूरी दुनिया को सूट नहीं करती जंग। तो पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिश की थी कि अमेरिका इस जंग में ना कूदे। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और बाकी लोगों ने, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बड़ी दफ़ा बताया। लेकिन अगर वो घसीट लिए गए हैं वर्ल्ड पार्स के जो यहाँ पे चल रही है सारी वॉर गेमिंग, इसके अंदर वो घसीट लिए अगर गए हैं, तो यकीनी बात है कि इसके इम्पैक्ट खाली सिर्फ इन 3 मुल्कों तक नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया उसको भुगत रही है और भुगतेगी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 3 की आपने बात की है। जब वर्ल्ड वॉर 3 की बात की जाती है तो एक ये भी कहा जाता है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल बनने का प्लान है वो कितने हद तक सक्सेसफुल हो सकता है? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको अगर एक बात कहूँ तो मे बी ये बहुत फार साइटेड है या बहुत एडवांस है कि या ईरान रहेगा या इसराइल रहेगा। अगर ये जंग लंबी जाती है और वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आ जाती है तो बहुत सारे मुल्क, तो हो सकता है कि शायद अगर एटॉमिक यूज़ होता है तो बहुत सारे मुल्क तो दुनिया से मिट जाएंगे। और लोग कहते हैं कि ये आर्मागेडन की जो बात करते हैं ना, कि जी एक आखिरी जंग होनी है, तो उसके अंदर फिर चौथी वर्ल्ड वॉर तो पत्थरों के साथ ही लड़ी जाएगी। यानी दुनिया पूरी का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर बेशुमार मूवीज़ बन चुकी हैं, थिंक टैंक इसके ऊपर सोचते हैं। तो यकीनी बात है कि इसको अगर रोका नहीं गया तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर और फिर अल्टीमेट पूरी दुनिया के खात्मे की बाइस बन सकती है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल की, और या तो फिर इसराइल रहेगा या तो फिर ईरान रहेगा, ये जो रंग दिया जा रहा है रिलीजियस फैक्टर का कि मकसद हमारा जो है इस तरह से है, जो मैं बात करना चाह रही हूँ रिलीजन बेस्ड है हमारा, ये यही मकसद है इनका या कोई और मकसद है? देखें, दुनिया तो इतना ज़्यादा नहीं रिलीजन को शायद वैल्यू करती। रिलीजन शायद हम समझते हैं कि शायद पीछे चला गया कहीं, लेकिन जंगें अमेरिका शायद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ रहा होगा, लेकिन ईरानी जो हैं उन्होंने इतनी सारी अपनी फर्स्ट रेट लीडरशिप मरवा ली। वो किस लिए? वो उनके रिलीजियस आइडियाज़ हैं, वो उनकी जो रिलीजियस फ़िलॉसफी है वो उसके ऊपर लेके चल रहे हैं। तो दुनिया के अंदर मैंने आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान, इसराइल या जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका जंग का पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है। तो अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इसको लंबा खींच सकते हैं, जहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसको लंबा लेके चल सकते हैं अपने नज़रियात को लेके। अगरचे बाकी की इस्लामी दुनिया जो है दैट इज़ अगेंस्ट देयर रिलीजियस आइडियाज़, बट इवन देन सबको पता है कि अगर इस टाइम पर इसराइल प्रिवेल कर जाता है और ईरान ख़त्म हो जाता है तो अगली बारी किसकी, नेक्स्ट कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि तुर्की की बारी है, कुछ लोग ईरान की बारी तो आ गई ना। बिल्कुल ऐसे आप कहते थे कि पहली बारी ईरान की है तो दूसरी पाकिस्तान की है, तो फिर आगे पाकिस्तान को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारी बारी आती है तो हम किस हद तक जाएंगे। और मैं फिर बता दूं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि अगर जंग की बारी आई तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे।
अच्छा, लास्ट में मेरे 2 सवाल हैं आपके इस पॉइंट से मेरे दिमाग में आए हैं कि अगर पाकिस्तान पे ये सिचुएशन अल्लाह ना करे आती है, तो पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है और पाकिस्तान की क्या पावर हमें देखने को मिलेगी? देखें आपने अवाम कितनी मुतमईन रहे? देखें अवाम तो यकीनी बात है कि अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं, हम जितने मर्जी हमारे आपस में इख्तलाफ हो। जब जंग होती है तो आपने देखा होगा या कोई मुसीबत आती है तो पाकिस्तानी एक कौम बन के खड़े हो जाते हैं। बेशक। ये फैक्ट है। ईरानियों ने भी यही किया, वरना ख्याल था कि वहाँ रजीम चेंज होगी तो ये फटाफट निकलेंगे, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बात तो ये कि पाकिस्तानी अवाम जो है अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि हमने हिंदुस्तान के साथ ये जो वॉर में देख लिया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है वो पूरी दुनिया के अंदर अब तस्लीम शुदा है। एयरफोर्स वाइज देखें, एटॉमिक न्यूक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपनी स्ट्रेटजी के लिहाज से देखें, तो आपके पास कुव्वत, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ज़्यादा है। यकीनी बात है कि अगर आपका कोई दुश्मन आपको आजमाने के लिए आता है तो आप उसका जवाब शेर से सवा शेर ही देंगे। बेशक। ये फैक्ट है। आपके जितने मर्जी इख्तलाफ हों अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन जिस काम के लिए उन्हें आपने पिछले 75-80 साल से तैयार किया हुआ है ना, वो काम उन्हें खूब आता है और उसके ऊपर सारे पाकिस्तानी सेटिस्फाइड हैं। मैं एक प्रोग्राम में गया तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के अंदर ये बहस चल रही थी कि पाकिस्तान में शायद बड़ा पैनिक है। मैंने कहा जी, लोग जंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो जज्बे हैं ना, ये लड़ा करते हैं, और साथ में जज्बों के साथ साथ आपकी तैयारी भी पूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा मेरा आपसे आखिर पे ये सवाल है कि जो जंग की सिचुएशन है, आपको भी इसमें कुछ पॉज नजर आ रहा है, स्टॉप नजर आ रहा है, कब तक सिचुएशन थमती नजर आ रही है? देखिए, ये डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर। अगर वो इसको रियलाइज कर लेते हैं कि पूरी दुनिया की इकॉनमी स्टक हो गई है और अमेरिका को ये पता है कि रशिया, या भी वो क्लेम कर रहे हैं कि रशिया की इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे रडार्स जो हैं उड़ा दिए गए हैं, या हमारे जो वॉरशिप्स हैं उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, या बाकी हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर हो रहे हैं। अगर वो ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है, ये जो बात की जाती है, ये कहा जा रहा है, अभी तक इसके ऊपर श्योर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उसको रोकना इन्होंने ज़रूरी समझा। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम ये है कि ये जंग कितना अरसा चलती है। अमेरिका ने खुद, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ये 2 महीने तक जा सकती है, लेकिन 2 महीने बहुत ज़्यादा है। ये 1 महीना भी चल गई तो पूरी दुनिया की इकॉनमी का भट्टा तो बैठ गया, वो आप अभी से बैठा हुआ समझें। तो बाकी जो मुल्क हैं, जब उनकी इकॉनमीज हिट हो गई हैं और उनकी ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, तो यकीनी बात है ये शायद 2 महीने भी ना चले। ये अब सिर्फ ज़िद के ऊपर है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जितनी जल्दी समझ जाएं, और जितनी जल्दी, क्या ईरानियों के पास तो कुछ नहीं है खोने के लिए, वो सब कुछ खो चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है बड़ी ताकतों के ऊपर, वो किसी की बात सुनते हैं कि नहीं। नेटो कैसे मनाता है उनको, यूरोपियन यूनियन कैसे मनाती है, पाकिस्तान कैसे मनाता है, तुर्की क्या रोल प्ले करता है, जो उनके डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, कतर है, स्टेक होल्डर कौन है, यूएई है, कतर है, ईरान है, ठीक है, और इवन इसराइल जिसके कहने पे ये सारा कुछ चल रहा है। वो आप देखें, इसराइल को इस टाइम दुनिया में सबसे खतरनाक मुल्क समझा जा रहा है, और इसराइली जो है वहाँ से जो ज़ायनिस्ट हैं, जिनकी पॉलिसियाँ चल रही हैं, उनकी वजह से जो इसराइली शहरी हैं वो वहाँ से कूच कर गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ी माइग्रेशन अगर होगी तो आगे इसराइल से होगी, क्योंकि वो दुनिया के अंदर रहने के काबिल मुल्क नहीं रहेगा। तो आप समझते हैं कि ये कोई बहुत अक्लमंदी वाला काम है। अगर जंग बंद नहीं होती तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और आगे चल के इसके इम्पैक्ट्स थर्ड वर्ल्ड वॉर की सूरत में भी निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया हुसैन आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो मशरिक़ वस्ता के हमारे ममालिक हैं उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त, अमेरिका का क्या रोल है, पाकिस्तान किस तरह से डिफेंडिंग पोजीशन में आ सकता है और आएगा तो किस पावर से आएगा, और इसराइल और ईरान की जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उसको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड में हमने आईआर स्पेशलिस्ट हुसैन आलम से ईरान और इसराइल की जंग को मुख्तलिफ जावियों से समझने की कोशिश की। नेक्स्ट एपिसोड में इस जंग की मजीद अपडेट्स पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।